महाराष्ट्र में जैसे जैसे बीएमसी के चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राज्य में सियासी गर्मी तेज हो गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ठाकरे गठबंधन पर तीखा हमला किया है और देवेंद्र फडणवीस ने ठाकरे भाइयों पर हमला बोलते हुए कहा उनका भ्रम और भ्रष्टाचार है। फडणवीस ने उद्धव राज ठाकरे पर हमला बोला, एक नेता भ्रम में है, दूसरा भ्रष्टाचारियों का नेता है। ठाकरे बंधुओं ने कल चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया था और उस पर पलटवार करते हुए ये दावा किया है सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कि एक भ्रम में है और दूसरा भ्रष्टाचारियों का नेता है। ही युती कार्टूनिस्ट आणि कॅमेरामॅनची नाही आहे, ही युती कन्फ्युजन आणि करप्शनची युती आहे। एक कन्फ्युज आहे आणि दुसरा करप्ट लोकांचा नेता आहे। कन्फ्युजन आणि करप्शनची नीती आहे आणि खऱ्या अर्थानं आपण एक लक्षात घ्या, या कन्फ्युजन आणि करप्शनच्या विरुद्ध आमची युती कॅपॅसिटी आणि करेजची युती आहे। या मुंबईला बदलण्याचा एक ध्यास घेऊन या ठिकाणी आता आम्ही युती केली है। तो बीएमसी चुनाव से पहले बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने कल हमला बोला था बीजेपी पर और अब पलटवार किया है। देवेंद्र फडणवीस ने ठाकरे भाइयों पर बड़ा हमला बोला है। मुख्य मुकाबला बीएमसी के चुनाव में यहां बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट का जो गठबंधन है उसके बनाम उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के गठबंधन के बीच में है। पांच साल से ज्यादा समय से जेल में बंद दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम जेल से बाहर आएंगे या नहीं, इसका फैसला आज हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में खालिद और इमाम सहित 5 अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर अपना निर्णय सुनाने वाली है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने 10 दिसंबर को आरोपियों और दिल्ली पुलिस की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। आरोपियों ने 5 साल से जेल में बंद होने का हवाला देते हुए जमानत मांगी है। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों की जमानत का विरोध किया है और कहा कि दिल्ली में हुए दंगे सोची समझी साजिश का हिस्सा है। और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली दंगे के 7 आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई। इनमें शर्जील इमाम और उमर खालिद का नाम भी शामिल है। आरोपियों की जमानत पर अब से थोड़ी देर में यह फैसला आने वाला है। हाईकोर्ट ने जमानत की मांग ठुकराई थी, सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है। और अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, ऑब्जर्वेशन आनी शुरू हो गई है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल, इस वक्त के लिए बड़ी खबर यही है कि जो जज बेंच बैठ चुकी है और फैसला पढ़ा जा रहा है। सबसे पहले जो है कोर्ट ने यही कहा है कि हम जो है इस मामले में जो ऑपरेटिव पार्ट है यानी कि फैसले का जो मुख्य आधार होता है, आखिरी के कुछ पैराग्राफ्स, हम उनको जो कोर्ट के सामने पढ़ेंगे। बाकी जो है जो डिटेल जजमेंट है उसकी कॉपी बाद में वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए कोर्ट क्या कह रही है, जो फैसला पढ़ा जा रहा है उसमें कोर्ट का कहना है कि हाईकोर्ट ने जमानत की मांग ठुकराई थी, कई धाराएं इनके खिलाफ लगी हुई हैं। यानी कि कोर्ट ये बता रही है कि हाईकोर्ट के फैसले से स्टार्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला कि हाईकोर्ट ने इन जो आरोपियों की जो जमानत याचिका थी उसको ठुकरा दिया था, क्योंकि इनके खिलाफ कई गंभीर धाराएं लगी हुई हैं, जैसे यूएपीए ऐसी धारा, यानी कि जो यूएपीए धारा है उसमें जमानत मिलना मुश्किल होता है। इसी वजह से अब कोर्ट क्या कह रही है, हमारे सामने दलील रखी गई है कि याचिकाकर्ता लंबे समय से हिरासत में है, क्योंकि शर्जील इमाम हो, उमर खालिद हो, ये तमाम जो है जो आरोपी हैं उनकी जो सबसे बड़ा आधार यही था कि हम पिछले 5 साल से हिरासत में हैं और हमको जमानत मिलनी चाहिए। कोर्ट कह रही है कि फैसले में हमने इसके खिलाफ पुलिस की दलीलों को भी जगह दी है, यानी कि जो याचिकाकर्ताओं ने कहा है, आरोपियों ने कहा है कि हमको जमानत दी जानी चाहिए, उन बातों का भी जिक्र किया गया है। उसके अलावा फैसले में जिस तरीके से पुलिस ने उनकी जमानत का विरोध किया है, कोर्ट ने अपने आदेश में फैसले में उस बात का भी जिक्र कर रहे हैं। यानी साफ तौर पर कोर्ट ये बता रही है कि हम जब इस निष्कर्ष पे पहुंचे, हालांकि निष्कर्ष क्या है वो अभी सामने नहीं आया, लेकिन जब हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं तो हाईकोर्ट ने किस आधार पर जमानत रद्द की है उस बात का जिक्र किया है। उसके अलावा शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसे आरोपियों ने किस आधार पर राहत की मांग की उस बात का जिक्र किया है। और तीसरी चीज, जो पुलिस ने जिस आधार पर जमानत का विरोध किया है उसका जो है उसको जगह दी है। तो साफ तौर पर जो पुलिस की बात करता हूं मैं, तो उन्होंने यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत जो है ये उनके खिलाफ धाराएं लगी हुई हैं और उस आधार पर इनकी जमानत का विरोध किया, ये कहते हुए कि इस धारा के तहत अगर लगी हुई है तो जमानत नहीं दी जानी चाहिए। क्यों? अब कोर्ट का जो फैसले का एक और बिंदु सामने आया है। संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार जिसमें जो है बताया गया है, अहम है, इसका हवाला दिया गया है, लेकिन ये अधिकार कानूनी प्रावधानों से परे नहीं है। यानी कि जो आर्टिकल 21 का जिक्र कर रहे थे तमाम आरोपी, जो ये कह रहे थे कि हमको आर्टिकल 21 के तहत रिहा किया जाना चाहिए, लेकिन कोर्ट कह रही है कि नहीं, ये भी कानून के दायरे में ही हमको इसको भी देखना होगा, यानी कि कानून के दायरे से परे नहीं है। तो फिलहाल अभी फैसला पढ़ा जा रहा है, मुमकिन है अगले कुछ सेकंड्स में तस्वीर साफ हो जाएगी। बिल्कुल, तो दिल्ली दंगों का आरोप लगा है उमर खालिद और शर्जील इमाम के
साथ साथ 7 आरोपी हैं जिनके खिलाफ गंभीर धाराओं में जो मुकदमा दर्ज किया गया है और पिछले 5 साल में कई बार यहां जमानत की याचिका दी गई है, लेकिन हाईकोर्ट की ओर से जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हो रही है। अंकित वहां से हर अपडेट दे रहे हैं और अभी तक की अगर ऑब्जर्वेशंस की बात की जाए अंकित, तो क्या कोई संकेत मिलता हुआ दिखता है? हालांकि हमें इस पर बहुत ज्यादा अटकलें नहीं लगानी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं संकेत क्या कहते हैं? देखिए, अगर मैं जो सबसे आखिरी बिंदु अभी तक जो है हमारे सहयोगी निपुण जो कि कोर्ट रूम में मौजूद है उन्होंने जो जानकारी दी है उसमें जो सबसे आखिरी लाइन है कि आर्टिकल 21 का जो आरोपी जिक्र कर रहे थे, लेकिन कोर्ट ये कह रहा है कि ये अधिकार भी कानूनी प्रावधानों से परे नहीं है। तो ये निश्चित तौर पर ये एक महत्वपूर्ण बिंदु होगा और ऐसे में अगर आर्टिकल 21 के आधार पर ही आप सिर्फ लिबर्टी की मांग करते हैं, यानी कि आप राहत की मांग करते हैं, तो कोर्ट ये कह रहा है कि हमको उसको भी कानून के दायरे में देखना होगा। तो मुमकिन है कि ये जो है एक ऐसी टिप्पणी है जो कि आदेश में अभी लिखी गई है, हो सकता है कि आरोपियों की मुश्किलें बढ़ा भी सकती है, क्योंकि कोर्ट ये भी देखेगी कि आर्टिकल 21 की आप बात जरूर कर रहे हैं, यानी कि जीवन के अधिकार आप उसके जो है बात जरूर कर रहे हैं, जीवन का जो अधिकार है, राइट टू लाइफ जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, तो उसका आपको अधिकार जरूर है, लेकिन वो भी कानून के दायरे में ही हमको उसको वो देखना होगा। तो मुमकिन है कोर्ट ये जो तमाम पहलू है जो इस मामले में कोर्ट ने रखे हैं। अब कोर्ट की एक और टिप्पणी सामने आई है फैसले की। पुलिस की दलील है कि यूएपीए एक विशेष कानून है, ये सिर्फ आतंकवाद तक सीमित नहीं है। जिस बात का मैं अभी जिक्र कर रहा था कि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, ये सबसे जो महत्वपूर्ण जो कानून है जिसके तहत जो है इन लोगों को हाई कोर्ट में भी राहत नहीं मिली थी, और आज जब सुप्रीम कोर्ट आए हैं तो कोर्ट ने भी जो है पुलिस की उस दलील का जिक्र किया है कि यूएपीए एक विशेष कानून है और ये सिर्फ आतंकवाद तक सीमित नहीं है, यानी कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आतंकवादियों के खिलाफ ही या जो आतंक के आरोपी हैं उनके खिलाफ ही लगता है, बल्कि अगर कोई देश के खिलाफ भी किसी घटना में शामिल है, देश के खिलाफ माहौल बना रहा है, देश का सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे मामलों में लगाया जा सकता है। और ये क्यों कहा जा रहा है? ये इस वजह से कहा जा रहा है क्योंकि जब सीएए का जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब ये अस्तित्व में आया था, जब पास हुआ था संसद से, तो उसके बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ था और शर्जील इमाम हो, उमर खालिद हो या तमाम अन्य आरोपी जो जेल में हैं जिन्होंने राहत की मांग की है, उनके ऊपर आरोप यह है कि उन्होंने देश का माहौल खराब करने का जो कोशिश की थी, पूर्वोत्तर के राज्यों को देश के मुख्य भाग से काटने की वहां पर उन्होंने बयान दिए थे। ये कहा था कि देश की राजधानी दिल्ली में वो वीडियोस खाना पीना आता है, वो वीडियोस खाना पीना आता है, निश्चित तौर पर काफी सुर्खियों में तो रहे हैं, देश के खिलाफ सोशल मीडिया पर भी काफी अवेलेबल हैं और जैसा कि आपने बताया साहब से थोड़ी देर पहले कि अदालत में फिर से वो वीडियो चलाया गया था और वो वीडियो एक अहम सबूत बना हुआ है। देखिए, वो वीडियो जो है सबूत के तौर पर जो है निश्चित तौर पर जो है कोर्ट में रखे गए हैं, लेकिन कोर्ट जो है तमाम तथ्यों को देखती है, सिर्फ एक वीडियो को नहीं, बल्कि उसके अलावा भी क्या क्या सबूत और दस्तावेज है। अब एक और नई टिप्पणी आई है, पहले वो बता देता हूं, जो कि फैसले में लिखा गया है। जज ने कहा है, हमें सभी आरोपियों की भूमिका को लेकर रखे गए तथ्यों पर भी गौर करना होगा। यानी कि जिस बात का भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वीडियो तो है ही, लेकिन वीडियो के अलावा और तमाम जो तथ्य आए हैं हमको उनको भी गौर करना होगा कि इनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वो कितने गंभीर है, क्योंकि यूएपीए की धारा जिसको लेकर के जो आरोपियों का ये कहना है कि हमारे खिलाफ ये जबरदस्ती लगा दी गई है, इसका कोई मतलब नहीं है, हम कोई आतंकी नहीं है, तो कोर्ट ये कह रही है और ये पुलिस ने कहा था, जो जिस बात का जो कोर्ट ने अपने फैसले में जिक्र किया है कि यूएपीए सिर्फ आतंकियों के खिलाफ ही नहीं बल्कि उन लोगों के खिलाफ लगाई जा सकती है जो लोग जो देश के खिलाफ माहौल बनाने का काम करते हो। और कोर्ट ने इसी बात का जिक्र किया है अपनी इस टिप्पणी में, जो कि फैसले में लिखी गई है कि हमें सभी आरोपियों की भूमिका को लेकर रखे गए तथ्यों को भी देखना होगा, गौर करना होगा। तो निश्चित तौर पर अभी तक की जो टिप्पणियां, हालांकि कोर्ट का फैसला आना बाकी है, लेकिन ये जो इशारा अब तक मिला है ये मुमकिन है कि जो आरोपियों की मुश्किलें बढ़ा भी दे, लेकिन कोर्ट अभी फैसला पढ़ रही है। तो ऐसे में अभी किस निष्कर्ष पे पहुंचती है देखना जो है दिलचस्प होगा, लेकिन साफ तौर पर कोर्ट ने हाईकोर्ट की टिप्पणियों का जिक्र किया जिसके आधार पर जमानत दर्ज की गई, पुलिस की दलीलों का जिक्र किया है और आरोपियों की जो है दलीलों का जिक्र करने के बाद में अब धीरे धीरे करके निष्कर्ष की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अंकित, आपने जो बातें बताई अपने दर्शकों को हम ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर बता देते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो टिप्पणियां दी गई है उसमें यह भी कहा गया है कि हाई कोर्ट में यहां उनकी जमानत को खारिज कर दिया गया। संविधान में जीने का अधिकार जरूर है लेकिन वो कानून के दायरे से बाहर नहीं है। पुलिस ने यूएपीए कानून का हवाला दिया है, यूएपीए विशेष कानून है, ये सिर्फ आतंकवाद तक सीमित नहीं है,
सभी आरोपियों की भूमिका पर गौर करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की ये ऑब्जर्वेशंस है। 2020 के दिल्ली दंगा केस में ये बड़ी खबर आ रही है। शर्जिल इमाम और उमर खालिद समेत 7 आरोपियों की जमानत पर जो फैसला आना है, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई पहले हो चुकी है, फैसला सुरक्षित रखा गया था और इस पर जो ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, जो टिप्पणियां आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर से, वो काफी अहम है। याचिकाकर्ता लंबे समय से हिरासत में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने इसके खिलाफ पुलिस की दलीलों को भी जगह दी है। अभी तक के अगर इशारों को समझा जाए, और अंकित जिस तरह का ये बता रहे हैं कि मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं, राहत वाली बात कोई अभी, हालांकि अटकलें लगाना अभी ठीक नहीं है, लेकिन जो भी टिप्पणियां अभी तक प्रतिकूल दिख रही हैं, सभी आरोपियों की भूमिका पर गौर करना जरूरी है। 2020 दिल्ली दंगा केस में सुप्रीम कोर्ट में फैसला पढ़ा जा रहा है। आरोपियों की जमानत पर अब से थोड़ी देर में यह फैसला आएगा। किसी भी पल यह फैसला आ सकता है। एबीपी न्यूज के संवाददाता निपुण सहगल अदालत के अंदर है, हर अपडेट दे रहे हैं और अंकित गुप्ता उसे हमें, हमारे दर्शकों को बता रहे हैं इंटरप्रेट करके कि क्या कुछ अंदर चल रहा है। कुछ ही पलों में यह फैसला आ सकता है। यूएपीए के अंतर्गत काफी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं, काफी गंभीर मामला बनता है इन दोनों के खिलाफ और बाकी आरोपियों के खिलाफ। ऐसे में इन सब के लिए अब देखना है कि राहत मिलती है या नहीं मिलती है। उमर खालिद का क्या होगा? शर्जिल इमाम को जमानत मिलेगा या नहीं? सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई चल रही है। हाई कोर्ट ने जमानत की मांग ठुकराई थी, फैसला सुरक्षित रख लिया था सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर को। आरोपियों पर कई धाराएं लगी हुई हैं। ये अहम बातें, अहम टिप्पणियां कोर्ट के अंदर से निकल करके सामने आ रही है। अंकित हमारे साथ बने हुए। अंकित, इसमें कुछ और एडिशन हुआ है? कोई और भी टिप्पणी आई है अदालत की तरफ से? जी बिल्कुल, अभी तक जो टिप्पणियां आ रही थी वो प्रतिकूल नजर आ रही थी आरोपियों के, लेकिन ये जो टिप्पणी आई है ये थोड़ी सी अनुकूल नजर आ रही है। क्या है टिप्पणी? फैसले में कहा गया है कि कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि हमें देखना होगा कि क्या गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने के जो आरोप है वो मजबूत है या नहीं। यानी कि अब जो है कोर्ट इस बात पर आ रही है कि यूएपीए जिसके तहत जमानत मिलना, आप यकीन मानिए, कानूनी तौर पर बहुत मुश्किल होता है और ये एक बड़ा आधार बना था निचली अदालत हो, हाई कोर्ट हो, जहां से जमानत याचिका रद्द हुई थी। लेकिन अब कोर्ट ये कह रहा है अब हमको देखना होगा कि यूएपीए के तहत जो आरोप लगाए गए हैं क्या वो मजबूत है या नहीं है। यानी कि अब कोर्ट ये देखेगी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जिसके तहत जमानत देना कोर्ट के लिए भी, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी मुश्किल होता है, तो ऐसे में अब कोर्ट उसी जो प्रावधान पे गौर कर रही है कि उसके तहत जो सबूत दिए गए हैं क्या वो मजबूत है, जिसके आधार पर जमानत का विरोध कर रही है दिल्ली पुलिस। तो इस वक्त अब ये जो कोर्ट अपने जो है जो फैसला है उसके अंतिम पहलुओं पर जा रही है, अंतिम जो पैराग्राफ्स हैं उस तरफ आगे बढ़ रही है। तो कोर्ट ने पहले तो ये कहा कि राइट टू लाइफ का मतलब ये नहीं है कि आप कानून से परे हैं, संविधान से परे हैं, कानून के दायरे में हमको उसको देखना होगा। लेकिन जहां पर उन्होंने ये कहा था कि हम 5 साल से जेल में हैं और ये हमारे राइट टू लाइफ यानी कि जीवन का जो अधिकार है अनुच्छेद 21 उसका उल्लंघन भी है, तो उस पर कोर्ट ने कहा था कि नहीं, ये कानून के जो दायरे में हमको देखना होगा। लेकिन जो आखिरी टिप्पणी आई है, जो आगे पैराग्राफ पढ़ा गया है, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि यूएपीए की जो धारा लगाई गई है उसमें जो आरोप लगाए गए हैं हमको देखना होगा कि वहां पर ये आरोप और तथ्य और सबूत कितने मजबूत हैं। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ये देखेगी कि यूएपीए जो लगाया गया है जिसके तहत इन आरोपियों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, क्या उसमें जो सबूत पेश किए गए हैं, जो तथ्य रखे गए हैं, क्या वो वाकई में इतने मजबूत हैं कि इन लोगों को जमानत ना दी जाए। एक और टिप्पणी, पुलिस की तरफ से जुटाए गए तथ्यों के मुताबिक उमर खालिद और शर्जिल इमाम की भूमिका केंद्रीय है। जिस बात का जिक्र मैं पिछले जो है 15-20 मिनट में जो कई बार करता रहा हूं दर्शकों के सामने कि शर्जिल इमाम और उमर खालिद इन दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और कोर्ट ने भी अभी यही कहा है अपने फैसले में कि पुलिस की तरफ से जुटाए गए तथ्यों के मुताबिक उमर खालिद और शर्जिल इमाम की भूमिका केंद्रीय है। यानी कि शर्जिल इमाम और उमर खालिद इस मामले में जो पूरी साजिश रची गई है दिल्ली पुलिस के मुताबिक उसके केंद्र में है। तो ऐसे में जज इन्हें लंबे समय से जेल में रहने के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती और ये एक बड़ा झटके के तौर पर सामने आ रही है ये टिप्पणी। कोर्ट ये कह रही है कि शर्जिल इमाम और उमर खालिद को क्योंकि पिछले 5 साल से जेल में हैं, सिर्फ इस आधार पर ही जमानत नहीं दी जा सकती। तो इन दोनों के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटके के तौर पर यह टिप्पणी सामने आई है और बाकी आरोपियों को मुमकिन है कि राहत भी मिले, उसमें से कई आरोपियों को, लेकिन शर्जिल इमाम और उमर खालिद को हाई कोर्ट से पहले ही झटका लगा था। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और अब जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है वो यही इशारा कर रही है कि इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिलती नहीं दिख रही है। और कोर्ट की जो ताजा टिप्पणी है, जो फैसले का आखिरी पैराग्राफ है जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है, आखिरी के 1-2 जो पैराग्राफ है कि उमर खालिद हो या फिर शर्जिल इमाम, इन्हें लंबे समय से जेल में रहने के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती।
और ये कोर्ट की टिप्पणी इशारा कर रही है कि किस तरह से इन लोगों की, इन दोनों आरोपियों की, खासतौर पर शर्जिल इमाम की बात की जाए, उमर खालिद की बात की जाए, इनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं या बरकरार रह सकती हैं, वहीं अन्य आरोपियों को मुमकिन है, फिर मैं कह रहा हूं अभी फैसला अंतिम जो पैराग्राफ की तरफ आगे बढ़ रहा है, मुमकिन है कि बाकी आरोपियों को जमानत मिले, लेकिन कोर्ट की ये टिप्पणी खास तौर पर बहुत बड़ी खबर आप बता रहे हैं अंकित गुप्ता, आप हमारे साथ बने रहिएगा। शर्जिल और उमर की भूमिका बाकी जो आरोपी है उनसे अलग है, लंबे समय तक जेल में रहना, कहीं ना कहीं यहाँ पर तमाम जो टिप्पणियां हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आई है। जमानत जिनको जरूरी है उन पर कड़ी शर्तें लगाई जा सकती हैं और उसके बाद उन्हें जमानत दी जाएगी। और शर्जिल उमर की भूमिका बाकी आरोपियों से अलग है। जमानत का आधार ये नहीं होता कि लंबे समय तक कोई जेल में रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है। और ऐसे में यूएपीए के तहत यहाँ पर जो कार्रवाई है उसको आगे तो बढ़ाया जा रहा है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर यूएपीए आतंकवादी गतिविधियों के हिसाब से ही यहाँ पर कार्रवाई नहीं होगी, दूसरे मामलों में भी यूएपीए के तहत कार्रवाई की जाती है। लेकिन यहाँ पर उमर खालिद और शर्जिल इमाम की मुश्किलें बढ़ना अब तय माना जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि इनको जमानत नहीं मिलेगी, ऐसी बात कहीं ना कहीं टिप्पणियों के द्वारा सामने आ रही है। हालांकि जो अंतिम पैराग्राफ है वो जब पढ़ा जाएगा तो पूरी स्थिति जो है वो यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन जो बचे हुए 5 आरोपी हैं, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है टिप्पणियों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि उनको शर्तों के साथ, कड़ी शर्तों के साथ जमानत दे दी जा सकती है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। लेकिन क्योंकि शर्जिल इमाम और उमर खालिद की भूमिका अलग है, केंद्रीय मानी गई है, जैसा कि पुलिस भी लगातार यहां पर अपनी दलील रखती हुई नजर आई थी, मुख्य साजिशकर्ता बताती हुई नजर आई थी, तो ऐसे में यहां पर उमर खालिद और शर्जिल की मुश्किलें बढ़ना लगभग तय माना रहा है। अंकित, ओवर टू यू। अंकित गुप्ता। बिल्कुल जी, इस वक्त के लिए बड़ी खबर यही है जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि उमर खालिद और शर्जिल इमाम की जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। वहीं गुलफिशा, शादाब, शिफा उर रहमान, मीरान हैदर और सलीम को जमानत मिल गई है। यानी कि जो 7 आरोपी कोर्ट में आए थे, सुप्रीम कोर्ट आए थे, उसमें से जो मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर माना है सुप्रीम कोर्ट ने भी शुरुआती तौर पर पुलिस की दलीलों के आधार पर कि शर्जिल इमाम और उमर खालिद को सुप्रीम कोर्ट से लगा एक बड़ा झटका, उनकी जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिया है खारिज। वहीं उनके जो सह आरोपी थे बाकी 5, उनको जमानत मिल गई है। तो कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं जो दिल्ली पुलिस की दलीलें थी उसको माना है और कोर्ट ने भी जो दिल्ली पुलिस ने कहा था कि ये लोग मुख्य साजिशकर्ता हैं और कोर्ट ने यूएपीए की जो धारा लगाई गई थी उसको भी गंभीरता से लिया है और उसी आधार पर पहले हाई कोर्ट ने और आज सुप्रीम कोर्ट ने शर्जिल इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका को कर दिया है खारिज और इनको लगा एक बड़ा झटका। वहीं जो बाकी 5 सह आरोपी थे उनको सुप्रीम कोर्ट से मिल गई है एक बड़ी राहत। 5 साल बाद वो जेल से बाहर जरूर निकलेंगे, लेकिन ये दोनों जो लगातार दलील दे रहे थे कि हम पिछले 5 सालों से जेल में हैं, हमको बाहर निकलना चाहिए क्योंकि जो पुलिस जो इस केस को डिले कर रही है, ट्रायल नहीं आगे बढ़ रहा है, कोर्ट ने उसको नहीं माना है। तो उमर खालिद और शर्जिल इमाम को सुप्रीम कोर्ट से भी लगा है एक बड़ा झटका। हाई कोर्ट की तर्ज पर ही सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका कर दी है खारिज, जमानत याचिका कर दी है खारिज और कहा है कि ये आरोपी चाहे तो निचली अदालत में जब ट्रायल शुरू होता है वहां जाकर के जमानत मांग सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से वो राहत नहीं मिल रही। तो शर्जिल इमाम, उमर खालिद को सुप्रीम कोर्ट से झटका और 5 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। अंकित, तो ये माना जा सकता है कि यहाँ पर सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है कि पहली बात तो ये कि आप जेल में 5 साल से बंद थे, इसका मतलब ये नहीं कि आप जमानत के लिए अर्जी लगाएंगे और उसको स्वीकार कर लिया जाएगा। जो यहाँ पर पुलिस की तरफ से तथ्य पेश किए गए हैं उनको यहाँ पर गंभीरता से कोर्ट की तरफ से देखा गया और ये कहा गया कि यहाँ पर शर्जिल की और उमर खालिद की जो भूमिका है वो दूसरे आरोपियों से अलग है, इसी वजह से दूसरे आरोपियों को कड़ी शर्तों के साथ जमानत दी जा रही है। लेकिन अभी उमर खालिद और शर्जिल को जमानत नहीं मिलेगी, इनकी मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही। क्या उन शर्तों के बारे में अभी कोई जिक्र किया गया है अंकित, इस बारे में कोई जानकारी, कौन सी शर्तों के साथ इनको जमानत मिली है 5 अन्य आरोपियों को? देखिए 5 आरोपियों को जमानत मिली है, कोर्ट ने कहा कड़ी शर्तें लगाई जाएंगी, लेकिन जो जितना मैं अब अभी तक वो जो है शर्तें सामने नहीं आई हैं, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर इतना जरूर बता सकता हूं कि आरोपियों को अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होता है, अपनी जो लोकेशन है वो बतानी होती है स्थानीय थाने को, और ये भी बताना जरूरी है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भले ही जमानत अगर दे भी दी है 5 आरोपियों को, तो उनको यहां से जमानत नहीं, इसके लिए उनको निचली अदालत में जाना होगा, बेल बॉन्ड भरना होगा, उसके बाद में वहां से ही रिलीज ऑर्डर जारी होगा,
फिर वो जो जेल जाएगा और फिर वो आरोपी रिहा होंगे। तो 5 आरोपी तो जरूर रिहा हो जाएंगे, लेकिन जो लगातार चर्चा हो रही थी कि शर्जील इमाम और उमर खालिद, इनको लेकर के हमने देखा है कि सोशल मीडिया पे भी कई तरह की जानकारियां सामने आती रही हैं, कई सारी चिट्ठियां जो है अलग अलग लोग लिखते रहे, लेकिन इन दोनों की बात की जाए तो कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि जो दिल्ली पुलिस की दलील थी कि ये लोग जो पूरी साजिश रची गई थी उस दौरान जो देश विरोधी दंगे किए गए थे सीएए के नाम पर, तो उसमें ये लोग केंद्र में थे। और कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं इसको माना। निपुण हमारे साथ में मौजूद है, निपुण जो यहाँ पर पहुंच गए हैं, तो निपुण से भी जो जल्दी हम बात करेंगे। तो फिलहाल जो है अभी जो वो जो तथ्य हैं वो जो सामने जो है आ रहे हैं धीरे धीरे करके, लेकिन इस वक्त के लिए बड़ी खबर यही है कि शर्जील इमाम और उमर खालिद को सुप्रीम कोर्ट से लगा है एक बड़ा झटका, और वो लोग फिलहाल भले 5 साल गुजर गए हों लेकिन रहना पड़ेगा जेल के अंदर। वहीं बाकी 5 आरोपियों को मिल गई है राहत। तो अंकित, ये कहना ठीक होगा कि शर्जील और उमर की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट से भी जब खारिज हो गई है, तो ऐसे में पुलिस का जो केस है शर्जील और उमर के खिलाफ कहीं ना कहीं यहाँ पर मजबूत होता हुआ पुलिस की तरफ से नजर आ रहा है। निपुण सहगल हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। निपुण, आप कोर्ट के अंदर ही मौजूद थे, आपने पूरे केस को देखा, समझा। आप शुरुआत से बताइए किस प्रकार से इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू होती है, फैसला सुनाना शुरू किया जाता है, क्या टिप्पणियां मुख्य रही यहाँ पर? निपुण। बिल्कुल, देखिए मैं बिल्कुल खास बातें बताऊंगा। जजों ने कहा कि हमारे सामने यह दलील दी गई कि 5 साल से ज्यादा हो गया इन सभी लोगों को जेल में रहते हुए, और संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार देता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, और उसके तहत किसी को बेवजह जेल में नहीं रखा जाना चाहिए। यह बिल्कुल सही है, यह एक मौलिक अधिकार है, लेकिन यह अधिकार कानून की समीक्षा से परे नहीं है। इसीलिए हमें इंडिविजुअल रोल्स को देखना पड़ेगा। 5 साल तक जेल में रहने के आधार पर हम 5 लोगों को तो जमानत दे सकते हैं क्योंकि उनकी भूमिका थोड़ी हल्की है इस मामले में, लेकिन शर्जील इमाम और उमर खालिद की भूमिका केंद्रीय है। साजिश रचने से लेकर उसको अंजाम तक पहुंचाने तक इनकी भूमिका बहुत केंद्रीय भूमिका है इनकी, और संसद ने जो कानून बनाया है, यूएपीए में जो प्रावधान जोड़े हैं, उसके तहत ये लोग रियायत के हकदार नहीं हैं। फिलहाल इन्हें रियायत नहीं दी जा सकती है। बाकी 5 लोगों को हम छोड़ रहे हैं, पर इन दोनों को हम रिहा नहीं कर सकते हैं। ये लोग आगे चलकर ट्रायल के स्टेज पर ट्रायल कोर्ट से जमानत मांगी और तब उस पर विचार होगा, लेकिन अभी इन्हें नहीं छोड़ा जा सकता है। 5 साल तक जेल में रहना ये आधार नहीं बनता इनके लिए कि इन्हें छोड़ दिया जाए। निपुण, और दूसरी बात यह है कि दिल्ली पुलिस लगातार इस पूरी याचिका का विरोध भी कर रही थी। ऐसे में दिल्ली पुलिस का अब जो केस है शर्जील और उमर के खिलाफ, वो मजबूत होता हुआ नजर आएगा। आगे की जो प्रक्रिया है कार्रवाई को लेकर, वो कैसे आगे बढ़ने वाली है? निपुण, देखिए, अब ट्रायल कोर्ट में मामला चलेगा, क्योंकि अब कोई विकल्प बचा नहीं है कि फिर से जमानत कोई मांगे। वैसे भी ट्रायल तो होना ही था। इन लोगों का कहना था कि मुकदमा शुरू भी नहीं हुआ है, चल भी नहीं रहा है। मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी। इस बीच वकीलों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है जो कोर्ट के अंदर मौजूद? को बेल दी है, इन दोनों को बेल नहीं दी, तो मुझको लगता है कि कुछ ना कुछ रिकॉर्ड में ऐसा होगा जो इनका केस दूसरों से जुदा लगता है। मगर आज देश भर में जो उम्मीद थी कि इनको बेल मिलेगी, आज कई लोग इससे नाखुश होंगे, क्योंकि जो संविधान की आस्था है वो फ्रीडम में है और लिबर्टी में है। इतना लंबे अरसे के बाद बेल ना मिलना, इससे एक चिंता का वातावरण तो पैदा होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोई 5 साल तक जेल में है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको बेल मिलना चाहिए, और इसी बेसिस पर उन्होंने कहा कि अपराध के ब्याह पे उनको जेल में रखा जा रहा है, बाकी को बेल दी जा रही है। अपराध तो अभी साबित नहीं हुआ, और सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे फैसले हैं जिसमें कहा गया है कि जब एक आदमी बिना कन्विक्शन के लंबे अरसे से जेल में है, उसकी रिहाई बेल पर होनी चाहिए। ये भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। तो अब क्या देखकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, ये तो इस पर तो टिप्पणी तभी हो सकती है जब पूरे जजमेंट का अध्ययन हो, जिस पर कुछ समय लगेगा। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील को हमने सुना, और निपुण सहगल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निपुण, आपने वकील की ये जो पूरी बाइट है वो सुनी होगी। उनका कहना है कि यहाँ पर अगर लंबे अरसे से कोई जेल के अंदर है और अपराध यहाँ पर प्रूफ नहीं होता है, तो उसके बाद उनको जमानत मिल सकती है। लेकिन शर्जील और उमर की बात करें तो उनकी फाइल में जरूर ऐसे कुछ सबूत, ऐसे कुछ तथ्य हुए होंगे जिसकी वजह से कोर्ट ने यह कहा है कि इनकी भूमिका केंद्रीय है और इनको जेल में रखना जरूरी है। निपुण,
देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि इन लोगों पर बाकी धाराओं के अलावा, जो कि आईपीसी की धाराएं हैं, आर्म्स एक्ट की धाराएं हैं, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से जुड़ा जो कानून है उसकी धाराएं हैं, के अलावा यूएपीए गैर कानूनी गतिविधि निषेध अधिनियम, ये कानून लगा है और इसमें जमानत कठिन होता है। इसमें कोर्ट को अगर किसी को जमानत देनी है तो प्रथम दृष्टया संतुष्ट होना पड़ेगा कि इनकी कोई भूमिका नहीं है। यही बात है कि यूएपीए के होने के चलते, और बार बार जजों ने हवाला दिया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक अहम अधिकार है, मौलिक अधिकार है, लेकिन हमें उसको कानून के तराजू में तोलना पड़ेगा। सारे सातों जो आरोपी हमारे पास आए हैं, सबको एक बराबर का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। इन लोगों की भूमिका केंद्रीय नजर आती है और यूएपीए के जो आरोप इन पर लगे हैं वो प्रथम दृष्टया उनके बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि ये तो स्टैंड ही नहीं कर पाएंगे कोर्ट की समीक्षा जब होगी ट्रायल में, इसलिए इन्हें अभी नहीं छोड़ा जा सकता है। तो हमको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में और कानून में जो प्रावधान संसद ने रखे हैं उनके बीच में। तो 5 लोगों को हम जमानत दे देते हैं, लेकिन ये 2 लोग अपनी भूमिका जो इनकी नजर आ रही है, जो पुलिस ने जो तथ्य पेश किए हैं, मैं यहां पर बताना चाहूंगा दर्शकों को कि बार बार ऐसा बहुत कम होता है सुप्रीम कोर्ट में कि वीडियो प्ले किया जाए, लेकिन इन लोगों के मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम के कई भाषण प्ले किए गए कोर्ट रूम के अंदर। जजों को दिखाया गया कि किस तरह से शर्जील इमाम ने इस तरह की बात की थी कि चिकन नेक जो बंगाल और बिहार के बीच में, बंगाल की सीमा से बांग्लादेश से लगता हुआ एक पतला जो एक कॉरिडोर है उसको ब्लॉक करके हम असम को भारत से काट देंगे। इसके अलावा हम दिल्ली को पैरालाइज कर देंगे, लकवाग्रस्त कर देंगे, दूध पानी सब सप्लाई रोक देंगे दंगों के दौरान। इस तरह के भाषण है शर्जील इमाम के। उसी तरह से उमर खालिद के बारे में ये कहा गया कि 2016 में दंगों से काफ़ी पहले भी वह ऐसी गतिविधि में शामिल रहा है और जेएनयू में उसने भारत के टुकड़े होंगे ऐसे नारे लगाए थे। तो जजों के ध्यान में ये बातें थी कि इनकी गतिविधियां किस तरह की रही हैं और इनकी भूमिका को कहीं ना कहीं संदिग्ध दृष्टि से देखा है। हालांकि ये कहा है कि हम मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं और वो ट्रायल कोर्ट ही देखेगी, लेकिन निश्चित रूप से 2 लोगों को बेल ना देना ये दिखाता है कि जजों ने भी इनकी भूमिका को पाया है कि शायद वो भूमिका गंभीर है बाकी लोगों की तुलना में। बिल्कुल निपुण, अगर हम बात करें अन्य 5 आरोपियों की तो उनको कहीं ना कहीं कोर्ट ने ये कहते हुए जमानत दी है कि इनको जेल में रखना आवश्यक इतना ज्यादा नहीं और कड़ी शर्तों के बाद जमानत दे दी गई है। उनके खिलाफ अब आगे क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी कार्रवाई को लेकर निपुण, और कौन कौन सी शर्तें यहाँ पर लागू की गई है उनके ऊपर? देखिए, शर्तों का अभी स्पेसिफिक ब्यौरा नहीं दिया है कोर्ट ने, जहां तक मैंने फैसले को सुना है उस दौरान, और कहा है कि लेकिन कड़ी शर्तें लगाई जाएंगी। तो एक बार लिखित आदेश की प्रतीक्षा कर लेते हैं। जहां तक आगे की प्रक्रिया की बात है तो चाहे जो लोग अब रिहा हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, क्या जो रिहा अभी नहीं हो रहे हैं, सबके लिए यही है कि उनको ट्रायल यानी कि मुकदमे का सामना करना पड़ेगा और वहां अपनी बातें रखनी पड़ेंगी कि किस तरह से निर्दोष हैं, इनका दोष नहीं बनता है। ये दोनों सबके लिए लागू होता है और वहां पर जितनी भी लंबी प्रक्रिया चलेगी, मान लीजिए कि ट्रायल लंबा चलता है और 2-3 साल तक, 4 साल तक ये चलता रहता है, तो उमर खालिद और शर्जील इमाम एक बार फिर से जमानत की मांग कर सकते हैं कि अब तो सारी प्रक्रिया हो चुकी है, गवाहों का परीक्षण भी काफी हद तक हो चुका है, हमें रिहा कर दिया जाए। ये बात ट्रायल कोर्ट तब देखेगा जब ये मांग करेंगे। और जहां तक इन 5 लोगों का सवाल है, जब लिखित आदेश की कॉपी आ जाएगी और ये तिहाड़ जेल में ही बंद हैं, ये दिल्ली की जेलों में ही बंद हैं ये सभी लोग, तो जब वो आदेश की कॉपी पहुंच जाएगी, संभवतः हो सकता है कि आज शाम तक ही इनकी रिहाई हो जाए, नहीं तो कल रिहाई हो जाएगी। और निपुण, उमर और शर्जील अपनी जमानत याचिका अब कैसे निचले कोर्ट में लगा सकते हैं? यानी कि कितना उन्हें टाइम का इंतजार करना होगा? क्या कुछ प्रक्रिया इसकी रहती है लीगली कि अगर पूरा परीक्षण हो जाएगा, जो बयान यहाँ पर दर्ज करवाए गए हैं गवाहों के द्वारा, उनका परीक्षण होगा, क्या उसके बाद ही निचले कोर्ट में जाकर जमानत याचिका दाखिल की जाएगी या फिर कोई समय सीमा इसकी होती है निपुण? देखिए, बिल्कुल मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ और दर्शकों को भी समझाना चाहता हूँ, क्योंकि कानूनी मामले जो हैं उनका सामना लोग करते ही रहते हैं। कानून में एक व्यापक सिद्धांत है, एक आधारभूत सिद्धांत है कि बेल इज द रूल, जेल इज एक्सेप्शन। यानी बेल पर बाहर आना वो आपका एक अधिकार है, वो नियम है। जेल में रहना ये नियम विरुद्ध है।
तो ऐसे में ये कहना कि आप जमानत याचिका कब दाखिल कर सकते हैं, आज कर सकते हैं कि 6 महीने बाद कर सकते हैं, ऐसी कोई सीमा में कभी भी जमानत के अधिकार को नहीं बांधा जा सकता है। लेकिन अब हम व्यवहारिक रूप से इस बात को लेकर आते हैं कि ट्रायल कोर्ट के बाद हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से जब जमानत याचिका खारिज हो गई है, ऐसे में कल ही जाके उमर खालिद और शर्जील इमाम ट्रायल कोर्ट से जमानत मांग लें, ये व्यवहारिक नहीं लगता, ना इन्हें जमानत मिलेगी। तो निश्चित रूप से ये कुछ समय का इंतजार करेंगे, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, और ये देखेंगे कि क्या ट्रायल शुरू हो रहा है, हो पा रहा है। अगर ट्रायल में लगता है कि अभी भी समय लगेगा, अभी भी तथ्य पूरी तरह से जमा नहीं हुए हैं, लिखित तथ्य, और मुकदमा शुरू होने में समय लगेगा, तो ऐसे में वो जमानत मांग सकते हैं। और अगर वहां से जमानत रिजेक्ट होगी तो फिर हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। फिलहाल अगले 3-4 महीने तक मुझे नहीं लगता कि ये जमानत याचिका दाखिल करेंगे, और अगर करेंगे तो उनका हश्र यही होगा कि वो तुरंत ही खारिज हो जाएगी। लेकिन एक कहीं ना कहीं अब ये भी तो देखना होगा निपुण की दिल्ली पुलिस की तरफ से कैसे अब और भी ज्यादा मजबूती के साथ इस केस को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि 5 साल का समय ऑलरेडी हो गया है। शर्जील और उमर के जो पक्ष में बोलने वाले लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि अपराध प्रूफ नहीं हुआ, उसके बावजूद भी आप जेल में कैसे रख सकते हैं इनको, क्यों जमानत याचिका खारिज की गई। तो यहाँ पर और ठोस सबूतों के साथ पुलिस को अब आगे अपने पक्ष को पेश करना होगा निपुण। बिल्कुल, इन्हें ठोस सबूत रखने पड़ेंगे और तेजी से मुकदमा चले इसका भी प्रबंध करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ब्लॉट जरूर है, ये एक धब्बा जरूर है कि इतना गंभीर मामला है, इतना बड़ा मामला है, और आपकी जांच एक स्लो रफ्तार से चली है, धीमी रफ्तार से चली है, फिर मुकदमे की प्रक्रिया बहुत धीमी गति से चली है। हालांकि दिल्ली पुलिस ये कहती रही है कि इन लोगों ने तमाम उल्टे सीधे आवेदन दाखिल किए और मुकदमे को अटकाने की कोशिश की। तो ये दो तरफा दलीलें हैं जो एक दूसरे के खिलाफ दी जाती हैं, पर मुकदमे को तेजी से चलाना और मजबूती से तथ्यों को रखना दिल्ली पुलिस के लिए जरूरी होगा। यहाँ पर एक बात जरूर कहनी होगी कि जो ये दलील दी जा रही है कि बिना मुकदमा चले, बिना दोषी साबित हुए इनको जेल में रखा गया है, देखिए ये बात सही है कि दोषी साबित होने के बाद अगर जेल की सजा मिले तो वो उचित है। लेकिन जो गंभीर अपराध होते हैं, बलात्कार, हत्या, इस तरह के जो मामले होते हैं, वहाँ पर लंबे लंबे समय तक ये भारत में कोई असामान्य बात नहीं है, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल मामला है और इसको एक पॉलिटिकल रंग दिया गया है। इसलिए बहुत सारे खैरख्वाह समर्थक इन लोगों के हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, पर ये कोई असामान्य बात नहीं है। निश्चित रूप से आइडियल स्थिति यही है कि मुकदमा अगर कोई घटना है तो उसके 2-3 साल के भीतर मुकदमा होकर खत्म भी हो जाए, सजा मिलनी है तो मिल जाए और नहीं मिलनी है तो रिहा हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है और ये भारत में बहुत एक सामान्य बात है। तो इसको इतना ज़्यादा तूल देना, सुप्रीम कोर्ट तक आए, 5 लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी, हो सकता है भविष्य में इन लोगों को भी ट्रायल कोर्ट से ही जमानत मिल जाए। क्लाइंट गुलफिशा फातिमा जो हैं, एंड मैं कहना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी का, जिन्होंने इनको केस किया, इनको बेल दी है 5.5 साल के बाद। अब हमें उम्मीद है कि ट्रायल कोर्ट इनको जल्दी से जल्दी रिलीज़ ऑर्डर कर देगा बेल जेल से, और गुलफिशा अपनी ज़िंदगी आगे जी पाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है 2 लोगों का, उमर खालिद और शर्जील इमाम की बेल खारिज करते हुए कि केस जल्दी से जल्दी चलना चाहिए, और अगर 1 साल में सारे प्रोटेक्टेड विटनेस जो होते हैं, अगर वो उनका एग्जामिनेशन ख़त्म नहीं हुआ तो 1 साल बाद उमर खालिद और शर्जील इमाम बेल के लिए फिर अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल से पहले नहीं कर पाएंगे वो? जी नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने और भी क्या कंडीशंस लगाई हैं जब ये बेल ग्रांट करी है? उन्होंने कहा है कि 12 कंडीशन अप्लाई करी हैं, बट अभी जजमेंट पूरा बाहर नहीं आया है, तो वो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है कंडीशन। It was a long struggle for rest of the accused. In fact, 5 have been granted bail and 2 of them have been given time, in fact not been granted bail. How do you react to this? What happened in the courthouse, if you could brief us? So the 5 who have been granted bail, the Supreme Court has said that their culpability, if any, is at a lower level. And for the 2 that have, Supreme Court has said that we are not commenting on their culpability. But because of the way it is structured, them in the fitness of things and judging the Constitution as well as the UAP together, they have said that 1 more year to examine all protected secret witnesses, and even if they can't do that, these 2, Umar Khalid and Sharjeel Imam, can reapply for bail after 1 year. Bail, we are all very happy for them, and frankly it is 5 years too late, and we hope that they'll be able to go on with their lives. Ultimately 5 long years, it was a long struggle. How it went for all of you all before the courthouse, and in fact as these 5 have been granted bail, how much big relief it is for you all? It is absolutely a relief.
custody is dehumanizing at the best of times. And these are all young people. Some were students when they were arrested, some were going to start a job, and now we hope that they will be able to go on with their lives. So it's a massive relief for them and their families. So what are the conditions that have been imposed by the court? We do not know yet. It wasn't read out in open court. The judgment should be made available publicly, I think, in a couple of hours. We will know then. We hope in a couple of days. निपुण सहगल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निपुण, आप अपनी बात भी पूरी करें। साथ ही जो वकील ने कहा है कि 1 साल के अंदर या 1 साल के बाद ट्रायल कोर्ट में याचिका लगाई जा सकती है जमानत के लिए, उसके बारे में भी आप बता रहे थे निपुण। जी बिल्कुल, देखिए 1 साल के भीतर ये लगाया जा सकता है। 1 साल के बाद अगर 1 साल का समय दिया है कि मुकदमा, दिल्ली पुलिस के लिए भी संकेत है कि आप तेजी से इसको चलाएं और जो विशेष जो गवाह हैं इस मामले के, जिनकी सुरक्षा जरूरी है, जिनको विशेष दर्जा दिया है दिल्ली पुलिस ने, उनका एग्जामिनेशन हो जाना चाहिए साल भर के भीतर। मुकदमा असीमित समय तक उसको आगे चलाते रहे, खींचते रहे, ये नहीं चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है अगर 1 साल के भीतर ऐसा नहीं होता है, मुकदमे में तेजी नहीं आती है, तो फिर शर्जील इमाम और उमर खालिद अपनी जमानत की मांग दोबारा उठा सकते हैं। तो 1 साल का एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने दायरा तय कर दिया है। जहां तक बात है इस बात की कि आगे प्रक्रिया कैसे चलेगी, या कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बातें, किन बातों के आधार पे इन 2 लोगों को मना कर दिया है जमानत देने से। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अनुच्छेद 21 संविधान का जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, उसका हवाला दिया गया है। और यह अधिकार यही कहता है कि किसी को भी बेवजह आप बंद नहीं कर सकते हैं। उनके जीवन को जो है, उसके जीवन को आप चलने दीजिए अपनी सामान्य गति से, और उसको हिरासत में बेवजह बंद मत कीजिए। तो एक मौलिक अधिकार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि कोई भी अधिकार जो संविधान में दिया गया है वो कानूनी समीक्षा से परे नहीं है। कानून के दायरे से परे जाकर इस तरह से तो फिर कभी किसी की गिरफ्तारी भी नहीं हो सकती है कि स्वतंत्रता का अधिकार संविधान देता है हर व्यक्ति को। तो ये जो गिरफ्तारी है या जो हिरासत है, उसकी समीक्षा कानून के दायरे में रहकर करनी होगी। यूएपीए एक सख्त कानून है जहां पर की जमानत एक मुश्किल की व्यवस्था, जमानत की मुश्किल रखी गई है। यूएपीए की धाराएं लगी हैं इन सभी लोगों पर। जो 5 लोग हैं जिन्हें रिहा किया गया है, उनका मामला थोड़ा हल्का लगता है, उनकी भूमिका थोड़ी हल्की लगती है। लेकिन शर्जील इमाम और उमर खालिद की भूमिका केंद्रीय है पूरे मामले में। तो जहां पर यूएपीए प्रथम दृष्टया लगता हुआ भी दिख रहा है, और हम इन्हें जमानत अभी नहीं दे सकते हैं। ये 2 लोग जो है वो केंद्रीय भूमिका इनकी दंगों में रही है, ऐसा दिखता है पुलिस की तरफ से रखे गए तथ्यों के मुताबिक। तो इन्हें हम जमानत नहीं देंगे। अनुच्छेद 21 का लाभ इन्हें नहीं दिया जा सकता है फिलहाल। आगे चलकर ये ट्रायल कोर्ट से अपनी जमानत मांगे। निपुण, एक चीज और जो एनालिसिस की जाती है जब कोर्ट के अंदर कोई भी फैसला सुनाया जा रहा होता है जजेस की तरफ से, कि उनकी जो टोन थी वो सख्त थी, संतुलित थी, या फिर उन्होंने संतुलन के साथ इस पूरे फैसले को पढ़ा, दोनों ही पक्षों की बातें, चाहे वो प्रोसिक्यूशन की हो या फिर डिफेंस पक्ष की हो, आराम से इनकी बातें सुनी है, किसी एक के खिलाफ या फिर एक के लिए सख्ती के साथ डिसीजन नहीं दिया गया। इस प्रकार का कोई एनालिसिस इसमें आप देख रहे हैं? आपने पूरा फैसला सुना, किस प्रकार से, जब आपने बताया कि पूरे जो चैट्स हैं या फिर जो पूरे वीडियोज हैं वो यहां पर दिखाए गए, उस दौरान सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी रही? देखिए, आपने, आपके सवाल के 2 हिस्से हैं कि जब वीडियो दिखाए गए थे तब क्या टिप्पणी रही थी, और फैसला पढ़ते समय कितना संतुलित लग रहा था। मैं आपके दूसरे पहलू का पहले जवाब देता हूं। जब वीडियो दिखाए गए थे तो कोर्ट ने देखा था उसको। पुलिस कह रही थी कि देखिए इनकी भूमिका क्या है। देखिए, लगातार सुप्रीम कोर्ट से वकीलों का बाहर निकलना सामने आ रहा है। उनकी तरफ से जो टिप्पणियां हैं वो यहां पर बताई जा रही हैं कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां की है, कैसे फैसला सुनाया, और आगे की जो प्रक्रिया रहने वाली है कार्रवाई को लेकर वो कैसे होगी। वकीलों की तरफ से ये लगातार जानकारी साझा की जा रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि उमर और शर्जील अभी जेल में ही रहेंगे, उन्हें जमानत नहीं मिली है। बाकी जो 5 आरोपी हैं उनको जमानत मिल गई है, कड़ी शर्तों के साथ, 12 शर्तों के साथ 5 आरोपियों को जमानत मिल गई है। इस बात को लेकर थोड़ी राहत उन 5 आरोपियों और उनकी फैमिलीज को है, लेकिन अभी शर्जील और उमर की भूमिका क्योंकि बाकी आरोपियों से अलग पाई गई है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसी वजह से शर्जील और उमर को अभी फिलहाल जमानत नहीं मिली है, नहीं राहत मिलती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ निपुण लगातार जुड़े हैं। निपुण, आप अपनी बात पूरी करें।
जी बिल्कुल, देखिए जब वीडियो दिखाए गए तो दिल्ली पुलिस ने कहा कि देखिए वीडियो में साफ बोल रहे हैं कि भारत के टुकड़े करने हैं, असम को अलग कर देना है, दिल्ली को लकवाग्रस्त बना देना है, ऐसी बातें की जा रही है। जिसके जवाब में इन लोगों की दलील थी कि ये भाषण के 1 घंटे के भाषण में से एक वाक्य उठाकर कोर्ट को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन तब भी जज संतुलित थे। जजों ने देखा और कहा कि हाँ, ये बातें तो गंभीर लगती है, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि क्या ये एक छोटा सा हिस्सा जो दिखाया गया है ये यूएपीए को आकर्षित करता है, यूएपीए की धाराओं को, ये हमें देखना पड़ेगा। तो जज संतुलित थे तब भी और आज आदेश पढ़ते वक्त भी जस्टिस अरविंद कुमार, जिन्होंने जो बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे और 2 जजों की बेंच की तरफ से जिन्होंने आदेश पढ़ा है, बहुत संतुलित लहजे में अपनी बात करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि तमाम बातें हमारे सामने रखी गई हैं, अनुच्छेद 21 का हवाला दिया गया है, दिल्ली पुलिस ने कानूनों का हवाला दिया है, तथ्य रखे हैं, लेकिन हम सिर्फ जो है कानूनी दायरे में रहकर बात करेंगे। अपनी राजनीतिक विचारधारा और इन चीज़ों को लेकर जो बातें कही है उससे कोर्ट को कोई मतलब नहीं है। कानून के दायरे में ये दिखता है कि यूएपीए की जो धाराएं हैं वो गंभीर हैं, वो जमानत को कठिन बनाती हैं और 2 लोग ऐसे हैं जिनकी भूमिका यूएपीए की धाराओं को लेकर एक केंद्रीय भूमिका में नजर आ रहे हैं, जिनकी भूमिका बड़ी है। बाकी लोग शायद उनको फॉलो कर रहे थे अगर ये पूरा केस सही है तो, लेकिन ये 2 लोग लीड कर रहे थे, ऐसा लगता है पुलिस की तरफ से दिए गए तथ्यों के आधार पर। इसलिए 2 लोगों को हम नहीं देंगे जमानत। उनके ऊपर यूएपीए की धाराओं में जो कठिन व्यवस्था रखी गई है जमानत की, उसको हम लागू करेंगे। बाकी 5 को हम जमानत दे रहे हैं। तो जज जो है पूरी तरह से संतुलित थे और उन्होंने साफ कहा कि राजनीतिक विचार, भाषण, इन बातों से हमें फर्क नहीं पड़ता है, हम सिर्फ कानून के दायरे में बात कर रहे हैं और कानून के दायरे में अभी नहीं लगता कि 2 लोग ऐसे हैं जिनको तुरंत जमानत दे दी जाए। निपुण, क्या इसमें यह बात कह सकते हैं कि शर्जील और उमर के खिलाफ जो सबूत हैं वो बेहद ठोस मिले, वीडियोस मिले, और जो 5 आरोपी हैं उनके खिलाफ इतने ज्यादा ठोस सबूत नहीं उपलब्ध थे, इसी वजह से, क्योंकि 7 पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज हुआ लेकिन 2 को जमानत नहीं मिलती, 5 को जमानत मिल जाती है। ऐसे में दूसरा सवाल है इसको लेकर कि क्या आगे जाकर ये जो पूरा मामला है यूएपीए के मामलों में एक प्रेसिडेंट साबित होगा, इसकी तरह यूज किया जाएगा इसको, इस पूरे मामले को? देखिए, आपके पहले सवाल का जवाब यह है कि 5 लोग, ऐसा नहीं कह सकते कि इनके बारे में तथ्य नहीं थे या वीडियो नहीं थे, या ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि इनकी भूमिका दंगों को लेकर भी जो आरोप पत्र दाखिल किया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से निचली अदालत में, वहां पर भी इनकी भूमिका एग्जीक्यूटर की है। अलग अलग रोल हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में इन्होंने रोल निभाया है। लेकिन शर्जील इमाम और उमर खालिद की केंद्रीय भूमिका की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि इनका एक देशव्यापी इनके भाषण रहे हैं, इनकी गतिविधियां रही हैं, तो ये एक बड़ा चेहरा थे इस पूरे मामले में। तो सिर्फ ये नहीं है कि तथ्यों का अभाव उनके मामले में है और इनके मामले में तथ्य हैं, ऐसी बात नहीं है। इनकी भूमिका बड़ी है जो कि कोर्ट ने नोट की है। और दूसरी बात, दूसरा सवाल आप प्लीज आप फिर से निपुण, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी, दूसरे सवाल का जवाब आप दीजिएगा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया आनी भी अब शुरू हो गई है। बीजेपी के प्रवक्ता हैं आरपी सिंह, उन्होंने बयान दिया है, क्या कुछ कहा है वो सुन लेते हैं एक बार। कल तक जो भारत की चिकन नेक काटने की बात करते थे उमर खालिद और शर्जील इमाम, उनकी नेक, उनकी गर्दन अभी कानून के अंतर्गत फंसी रहेगी। उनको बेल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। पूरा देश इस बात का स्वागत करता है। देशद्रोहियों को, जो देश को तोड़ने की बात करते हो, उनको बेल ना मिलने पर पूरा देश इस बात का स्वागत करता है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ ये आपने जाना। शर्जील और उमर जेल में ही रहेंगे, उन्हें जमानत नहीं मिली है, लेकिन दिल्ली दंगों के मामले में फिलहाल 5 आरोपियों को जमानत मिल गई है, कड़ी शर्तों के साथ उन्हें जमानत मिल गई है। लेकिन शर्जील और उमर अब जेल में ही रहेंगे और उसके बाद से जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आने लगी। बड़ी खबर आपको बता दें, 2020 दिल्ली दंगा मामले में शर्जील इमाम और उमर खालिद की सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका जो जमानत को लेकर दाखिल की गई थी उसको खारिज कर दिया है। संविधान में जीने का अधिकार यहां पर सभी को है लंबे समय तक, लेकिन जेल में रहना जमानत का आधार नहीं हो सकता। पुलिस के मुताबिक उमर और शर्जील की बड़ी भूमिका है, केंद्रीय भूमिका है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, कहा है कि यूएपीए विशेष कानून सिर्फ आतंकवाद तक ये कानून सीमित नहीं है। हालांकि जो 5 आरोपी हैं उनको जमानत दे दी गई है, लेकिन उमर और शर्जील जेल के अंदर ही रहेंगे। आइए अब बात करेंगे दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र की, जिसके पहले ही दिन प्रदूषण के मुद्दे पर सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। विधानसभा
सत्र के पहले दिन सदन के अंदर उपराज्यपाल विनय सक्सेना के भाषण के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया और वॉकआउट भी कर दिया, जिसके बाद विधानसभा परिसर में आतिशी के साथ साथ आम आदमी पार्टी के जो दूसरे विधायक है वो प्रदर्शन करने लगे। आतिशी ने आरोप लगाया कि मास्क पहनकर जाने पर उन्हें सदन से बाहर निकाल दिया गया। दिल्ली के लोग जहरीली हवा से मर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रदूषण के मुद्दे पे काम करना तो छोड़िए, चर्चा करने को भी तैयार नहीं है। आज हमें विधानसभा से क्यों निकाला? क्योंकि हम मास्क पहन के गए थे। आप बताइए, दिल्ली के लोग अस्पताल में एडमिट हो रहे हैं, बच्चों की सांसें घुट रही हैं, बुजुर्गों की जान जा रही है, एम्स के वार्ड भरे हुए हैं, और अब दिल्ली के प्रतिनिधि विधानसभा में मास्क भी नहीं पहन सकते। दिल्ली के लोग जहरीली हवा से मरें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ AQI मॉनिटर्स पे पानी फेंकने के अलावा कुछ नहीं करेगी। ये शर्म की बात। ABP न्यूज आपको रखे आगे।